गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज आपका चैप्टर 5 का शीर्षक है गुरु जी का आगमन। यह एक हास्य कथा है, बच्चे के शरारत की कथा है। इस कथा को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में बच्चे कितने शरारती होते हैं। लल्लू नाम का एक लड़का है। उसके पिताजी अच्छे धनी मनी व्यक्ति थे। वह पुराने घर को तुड़वाकर एक अच्छा सा शानदार घर बनाए थे। उनकी माँ धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उन्हें लगा कि मैं नया घर में प्रवेश की हूँ तो इस घर में मैं अपने गुरु जी को एक दिन आमंत्रित करूं, ताकि उनके चरण रखने से हमारे घर में समृद्धि होगी। उन्होंने अपने गुरु को आमंत्रित किया। गुरुजी पूरे हर्षोल्लास के साथ उनके घर आए। उन्हें लगा कि मैं इतने धनी व्यक्ति के यहाँ जा रहा हूँ, शायद मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलेगी वहाँ रहकर। यह सोचकर गुरुजी भी काफ़ी खुश थे। गुरुजी आए, उनका बहुत अच्छे ढंग से सत्कार किया गया। भोजन के बाद अनेक प्रकार की बातें हुई सब लोगों के बीच में। अब उनकी माँ कहती है कि ठीक है गुरुजी, अब सारे लोग अपने अपने जगह पर शयन कक्ष में जा रहे हैं, आप भी यहाँ आराम से सो जाएं। गुरुजी को कहते हुए लल्लू ने बात को समझ लिया। वह बहुत शरारती बच्चा था। उसे लगा कि माँ ने जो बात कही गुरुजी का कि आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ आराम करें, मैं लोग भी अब आराम करने जाती हूँ। लेकिन बच्चे तो स्वभाव से नटखट होते ही हैं, लेकिन लल्लू कुछ ज़्यादा ही नटखट स्वभाव का था। वह क्या किया, छत के चारों कोना में जो लगे होते हैं एंगल, उसमें जा कर के वह बर्फ का बराबरा पोटली बांध दिया। गुरुजी जैसे ही सोने गए, रात में उनके बिस्तर पर एक दो बूंद पानी टपक गया। उन्होंने सोचा नया मकान है, बिस्तर इतने अच्छे हैं, आखिर पानी कहाँ से टपक रहा है। फिर उन्होंने सोचे कि रात में सब लोग सोए हैं, मैं किन्हें बाधित करने जाऊं। उन्होंने अपने बिस्तर को हटा लिया, एक कोने से दूसरे कोने ले गया। फिर वही हाल, देखते हैं कि फिर पानी बिस्तर पे टपक रहा है। उनकी नींद तो हराम थी ही और मन भी काफ़ी बेचैन था। फिर वो वहाँ से हटाकर तीसरे कोना पे ले गए, पानी उसी तरह बूंद बूंद टपक रहा है। अब वह उनकी परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि रात लंबी हो चुकी थी, नींद आ नहीं रही थी। फिर इसी तरह से वो चौथे कोने में गए, वहाँ भी वही हाल। वहाँ तो जाते थोड़ा थोड़ा पानी टपकने के कारण बिस्तर भी गीला हो गया था। फिर भी उन्होंने अपने मन में धैर्य रखा, किसी को जगाया नहीं और वहाँ से निकलकर वह बाहर के कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मच्छर इतना परेशान कर रहा था कि लग रहा था वो गुरुजी काफ़ी परेशान हैं। उन्हें अकबकाहट की स्थिति लग रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, किसी को बुला नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वह रात गुजारे, अनेक बातों को सोचने लगे। आखिर बात क्या है, इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है। यह सोचते सोचते वह परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तो सारे लोग घर में बैठे हैं, सब सोए हुए हैं, किन्हीं के पास कोई परेशानी नहीं है। अब उन्हें अपने किए हुए का पश्चाताप होने लगा।
कि मुझसे कोई शायद गलती तो नहीं हो गई। वो दिग्भ्रमित हो रहे थे। अनेक तरह के प्रश्न उसके मन में आ रहे थे कि शायद मेरे यह किसी कार्य का प्रायश्चित ही तो नहीं है। अपने आप को कोस रहे थे, मुझसे क्या गलती हो गई, आखिर मेरे साथ क्यों ऐसी परेशानी हुई। उनके इस परेशानी में लगभग 4 बज चुके थे। 4 बजे का भोर का समय हो गया। आप आस-पास में हलचल थोड़ा बहुत होने लगी, सारे लोग जगने लगे। अब उनकी थोड़ा सा निद्रा जो है वह बेकाबू हो रही थी और वहीं वह ज़मीन के नीचे कुर्सी के नीचे सो गए और इस तरह सोए कि उन्हें कुछ ख्याल नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। बेखबर नींद में सो गए। सुबह हुआ, ऊपर से सारे लोग नीचे आए। अब उनकी माँ सोचती है कि मैं जिस घर में गुरुजी को सुलाई थी वहाँ वह बिस्तर सही ढंग से नहीं है। बिस्तर यत्र तत्र पड़ा है, इस कोने में उस कोने में पड़ा हुआ है। वह काफ़ी बेचैन हो गई। उसके मन में भी अनेक तरह के प्रश्न जगने लगे कि आखिर यह क्या हुआ। अब इस स्थिति में सोचो कि उनकी माँ के मन में यह भी लगा होगा कि गुरुजी हो सकता है हमारे घर में कुछ परेशान करने के लिए ऐसा किए। अब बात जब आगे थोड़ा बढ़ी तो उसने देखी कि गुरुजी कुर्सी के नीचे सोए हैं, वो भी काफ़ी बेखबर हैं। वह जगाना अच्छा नहीं समझी। फिर उसके पिताजी जब नीचे आते हैं तो अपनी पत्नी को परेशान देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर घर में कौन सी ऐसी बात हो गई जो ये काफ़ी परेशान दिख रही है। गुरुजी भी इस तरह बेखबर सोए हैं। तो इस स्थिति में उन्होंने एक अंदाज़ लगाया कि आखिर ये सब क्या मामला है। सोचो, बच्चे की शरारत के वजह से कितने लोगों के साथ परेशानी होती है। इस कहानी के लिखने के पीछे लेखक का क्या भाव छिपा है कि एक बच्चे अगर इस ढंग की शरारत करते हैं तो घर के सारे लोग बाधित हो सकते हैं। बच्चे में शरारत का गुण थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इस तरह की शरारत नहीं करनी चाहिए ताकि सारे लोग परेशान हो जाएं। इस सीख को देने के लिए ही यह कहानी लिखी गई है। अब दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान थे। उसके बाद अब उनके दिमाग में ये बात चलती है कि हम लोग तो तीसरे फ्लोर पर थे, तीसरे मंजिले पर थे, गुरुजी दूसरे मंजिल पर थे। तो अगर मेरी छत कहीं से क्रैक किया रहता तो पहले तो 3 मंजिल पर पानी आएगा, दूसरे मंजिल पे पानी कहाँ से आएगा। अब वो दोनों के मन में ऐसी बात कहीं से दिमाग में अट नहीं रही थी कि आखिर क्या हुआ। तब लल्लू का एक दोस्त आता है और वह काफ़ी हंसी में यह बात को बताता है कि आंटी ये सारी बात लल्लू के कारण ही हुआ है। उसने बर्फ़ की पोटली देखिए चारों तरफ बांध रखा था। उनके माँ पिता इस ढंग से परेशान हो गए कि आपस में उस लोगों का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था और लल्लू अपने दोस्त के घर में जाकर के आराम से खाना खा रहा था। 15 दिनों तक वह अपना घर नहीं आया, माँ पिता से नज़र नहीं मिला रहा था। तो बच्चों, इस कहानी के भाव में यह छिपा हुआ है कि आप लोग को थोड़ा इस कहानी को पढ़ के सतर्क होना चाहिए कि आपकी शरारत के वजह से आपके घर के सारे लोग कितना परेशान होंगे और आपकी यह शरारत कितनी हानि पहुंचा सकती है। हो सकता था गुरुजी के मन में उस पति पत्नी के बारे में काफ़ी शंका हो सकता है उनकी माँ को गुरुजी के प्रति शंका हो सकता है उनके पति को अपनी पत्नी के प्रति शंका हो। बात कितनी बढ़ जाती है।
यह सोचने की बात है। कोई भी लेखक जो इस तरह की कहानी लिखते हैं उनके अंदर यह भाव छुपी होती है कि इस तरह की कहानी से बच्चे कहाँ तक क्या सीख सकते हैं। कहानी के आधे भागों की चर्चा की गई है और आप अगले भाग में बच्चे की पूरी शरारत का नतीजा को देखेंगे। धन्यवाद।